दीजिएगा टाइप करके। आई होप आप मुझे एकदम परफेक्टली सुन पा रहे होंगे, मेरा वीडियो क्लियर होगा आप सभी को। एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए वाई टाइप करके, हम जो है क्लास की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। गिव मी अ वाई। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आई थिंक आवाज सभी को साफ आ रही है। सुनिए, देखिए सुबह जब 11 बजे आज मैंने सुपरमॉक्स लगाया था, तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, स्पेसिफिकली वो बच्चे, और मेरा मानना है सारे ही वही बच्चे होंगे जो आगे चलकर इसी साल एसओ या फिर आपका पीओ का एग्जामिनेशन जो है देने वाले हैं। आपका जो सुपरमॉक है, आप अगर उसको पहले से लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसे अभी हाल फिलहाल में भी लगाना शुरू किया है तो उसका जो कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट्स मैं करवा रहा हूं, उनको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? उनको बढ़िया वाला आप रिवीजन दीजिए, बार बार उनको रिपीट करिए। पीडीएफ जो है वो इकट्ठी करके रखिए सारे जो सुपरमॉक्स के, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए गए हैं। बात सेल्फ प्रैक्टिस की आती है। अगर आपको पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप जब हमारे इसी एप्लीकेशन में जाएंगे, ई बुक का जो ऑप्शन है वहां पर आपको एक प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। लगभग उसमें आई थिंक 6000 क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस 2023 तक पूछे गए हैं अलग अलग पैटर्न के, सारे आपको उस किताब में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आप उसको भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं अगर आप पैटर्न वाइज जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस की मैं यहां पर जो है बात कर रहा हूं। एडिटोरियल जब आप सेशन लगाते हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका वहीं पर प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ और पैसेजेस करने हैं तो वो भी आपको उसी प्रैक्टिस बुक के अंदर जो है वो मिल जाता है। कहने का मतलब है, करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, समय हमारे पास लिमिटेड है, तो थोड़ा सा हमें एग्रेसिवली जो है अपने आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है? एक मॉड्यूल सा बना लो, मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले डाला भी था कि एडिटोरियल, सुपरमॉक, पेड क्लास और मॉक, इनका कॉम्बिनेशन, सेल्फ मॉक की बात कर रहा हूं, चलते रहना चाहिए। नंबर बढ़िया आने लग जाएंगे, एग्जाम में आ जाएंगे उतने जितने तुम चाहते हो। आज का टॉपिक जो है वर्ब चैप्टर का, हमने कल मॉडल स्टार्ट किया था। नीड और डेयर जो है हमने कल किए थे। आपके लिए मैंने नीड और डेयर के असाइनमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं, साथ में आंसर कीज भी लगा दी हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डाउट सेशंस आपके शुरू करने जा रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली आज से नहीं तो कल से तो डेफिनेटली आपके डाउट सेशंस लगना शुरू हो जाएंगे, और ये हफ्ते में 3 दिन लगेंगे, ऑल्टरनेट डे लगा करेंगे वहां। ठीक है? तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आज हम 2 इंपॉर्टेंट मॉडल सीखेंगे, 2 क्या इनफैक्ट 4 सीखेंगे। पहला मॉडल जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा यूज्ड टू, दूसरा मॉडल जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मस्ट, तीसरा ओट और चौथा शुड। ये जो है आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनको लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। डाउट क्लास अभी जो मैं प्लान कर रहा हूं वो शाम को 6 बजे के आसपास जो है वो प्लान कर रहा हूं। इवनिंग में 6 o'clock का स्लॉट होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे शाम को आपको डाउट क्लास जो है वो देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यूज्ड टू की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप मेरे साथ सुपरमॉक्स में जुड़े हुए हैं तो यूज्ड टू के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता आया हूं और आपने बहुत सारे किए भी होंगे। आज उसको लेकर कॉन्सेप्ट बनाने का जो है वो समय आ चुका है। पढ़ रहे हैं क्या? यूज्ड टू पढ़ रहे हैं। अब देखो, इस बात को समझना कि यूज्ड टू जो होता है वो क्या होता है, एक मॉडल होता है। आप सारे जानते हैं एक मॉडल है। अब ये जो यूज्ड टू मॉडल है, इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम है, जैसे मैंने कहा, आई यूज्ड टू ट्रेवल एवरी डे फॉर वर्क व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। ठीक है? मैंने क्या क्वेश्चन लिखा? I used to travel every day for work when I was in Delhi। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट I है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद used to लिखा हुआ है, यानी ये क्या है? आपका मॉडल है। सब्जेक्ट के जनरली जस्ट बाद लिखा होता है, तो ये used to क्या होता है? आपका मॉडल होता है। अब अगर कोई कहता है कि आई यूज्ड टू ट्रेवल एवरी डे फॉर वर्क व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये कह रहा है
कि मैं जब दिल्ली में था तो मैं रोज ट्रैवल किया करता था काम के सिलसिले में, यानी काम पर जाता था तो रोज मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, यानी रोज करना पड़ता था, तो ये इसकी हैबिट है, आदत है, रोज कर रहा है तो। और अभी तो नहीं करता, पास्ट में कर रहा है, तो ये क्या है, पास्ट की हैबिट है। तो यूज्ड टू का सबसे प्रोमिनेंट इस्तेमाल जो है वो पास्ट की हैबिट बताने के काम आता है। ये बताता है कि पास्ट में कौन सा काम जो है वो लगातार हुआ करता था, जो लगातार बार बार हुआ करता था, वो क्या है, हमारा पास्ट का हैबिट है, वो क्या है, हमारा पास्ट का हैबिट है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब जरा सुनिएगा और समझिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, I would travel every day for work when I was in Delhi। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, I would travel every day for work when I was in Delhi। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पूरा का पूरा सेंटेंस सेम लिखा हुआ है, बस मैंने यहां पर मॉडल चेंज कर दिया है। पहले यहां पर यूज्ड टू मॉडल लगा हुआ था, अब मैंने बदल के यहां पर कौन सा मॉडल कर दिया है, वुड जो है वो मॉडल कर दिया है। समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है, इनमें आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बोथ ऑफ देम आर डिस्प्लेइंग द सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग। ये भी ये कह रहा है कि मैं रोज ट्रैवल किया करता था जब मैं काम पर जाया करता था, दिल्ली में था जब मैं, ये भी कह रहा है कि मैं रोज ट्रैवल किया करता था जब मैं काम के लिए जाता था दिल्ली में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यूज्ड टू के साथ साथ हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम वुड के साथ साथ, यूज्ड टू के साथ साथ वुड का भी इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। सबसे रीसेंट सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है वो वुड के साथ ही पूछा गया है। 3 दिन पहले सुपर मॉक में करवाया था मैंने, अभी यहां पर भी करवाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब देखो मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई ट्रेवल्ड एवरी डे for work when I was in Delhi। I traveled every day for work when I was in Delhi। ये every day के बीच में गैप है, ठीक है। अब गौर से सुनो, जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ईडी लिखा होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ईडी लिखा होता है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो जो सेंटेंस टेंस बना रहा होता है वो टेंस होता है हमारा कौन सा, पास्ट का इंडेफिनिट होता है। जब हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो क्या बनाता है, पास्ट का इंडेफिनिट बनाता है। क्या बनाता है, पास्ट का इंडेफिनिट। तो यहां पर देखिए, आई ट्रेवल्ड एवरी डे फॉर वर्क व्हेन आई वाज इन दिल्ली। अब आपसे मैं पूछूंगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर हिंदी करके बताएंगे, लेकिन आपको समझना है कि जो मतलब पहले सेंटेंस का है वही मतलब दूसरे सेंटेंस का है और वही मतलब तीसरे सेंटेंस का भी है। कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन डिस्प्ले पास्ट हैबिट। देयर आर 3 डिफरेंट तरीका जहां पर हम क्या कर सकते हैं, पास्ट हैबिट के बारे में बता सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करिए मॉडल की तरह, पास्ट हैबिट है। दूसरा तरीका क्या है, आप वुड का इस्तेमाल करिए, पास्ट हैबिट है। तीसरा तरीका क्या है, आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर लीजिए, ये भी क्या है, ये भी आपका पास्ट हैबिट है। तीनों क्या है, सेम मीनिंग दे रहे हैं। अब आपके मन में स्पेशली वो बच्चे जो टेंस चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करके पढ़ते हैं, उनको एक समस्या आएगी यहां पर जिसको मैं दूर कर देता हूं। उनको समस्या क्या आएगी कि उन्होंने किताब में जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, उन्होंने किताबों में जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, जैसे कि राम प्लेड, तो उन्होंने इसका अनुवाद पढ़ा है राम खेला था या राम खेला, ये पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा। तो जब आप कहते हैं कि राम प्लेड,
राम खेला था, तो इससे जो मीनिंग निकल कर आता है वो ये आता है, शायद कल खेला होगा, शायद परसों खेला होगा, शायद 5 दिन पहले खेला होगा। तो जो ये मीनिंग दे रहा है उसमें कहीं हैबिट तो दिख नहीं रही, ऐसा लग रहा है ये तो काम एक ही बार हुआ होगा, वन टाइम हुआ होगा। आप बिल्कुल सही हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं तो उसका एक मीनिंग जो है ये भी होता है कि वो काम एक बार हुआ। कैसे? देखो, जैसे सपोज करो अगर मैं यहां पर लिख दूं राम प्लेड यस्टरडे, कि राम जो है वो कल खेला था, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहां पर जो काम हो रहा है वो हैबिट नहीं है, वो काम कैसे हुआ है? दैट इज अ वन टाइम जॉब, दैट इज अ वन टाइम टास्क, ये एक ही बार हुआ है। राम प्लेड यस्टरडे मतलब एक बार खेला था। तो हमें लगेगा कि यार सर ये बात तो आपने फिर गलत बता दी, आप तो कह रहे हो ये पास्ट हैबिट में यूज होता है। तो समझिए, एक मतलब इसका ये होता है जो हम हर किताब में पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं राम प्लेड डेली, तो क्या यह गलत हो जाएगा? अगर मैं कह दूं राम प्लेड डेली, तो क्या यह गलत हो जाएगा? आंसर है नहीं, यह भी सही है। इसका मीनिंग क्या है? काम कब हुआ? डेली। कब हुआ? पास में। इसका जो मीनिंग है वो है राम रोजाना खेला करता था, राम रोजाना खेला करता था। तो यह मीनिंग बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो राम रोजाना खेला करता था, रोजाना खेला करता था मतलब हैबिट थी, और कब थी? पास्ट में थी। तो ये क्या बनेगा? पास्ट हैबिट बनेगा। आपके मन में कोई भी शंका ना आए, इसीलिए मैं इसको पहले ही अपफ्रंट क्लियर कर देता हूं ताकि आप हिंदी अनुवाद करके खुद को कंफ्यूज ना करें। आई होप क्लियर होगा। अगर ये छोटी सी बात क्लियर हुई है कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम वन टाइम इवेंट के लिए भी कर सकते हैं और बार बार होने वाले इवेंट के लिए भी कर सकते हैं, तो एक बार CL टाइप करो। साथ में अगर यह भी क्लियर है कि अगर हमें पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करनी है तो 3 तरीके हैं बात करने के, पहला यह है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। अगर ऐसा क्लियर है तो CL टाइप कर दो सारे के सारे। चलिए, बहुत बढ़िया, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन उठाता हूं, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। सवाल था आई वुड वॉच वीडियो, यही मैंने सुपरमॉक्स में भी करवाया था, गेम्स एज अ किड। I would watch video games as a kid. I used to watch. दूसरा I watched. तीसरा C I watch. चौथा D both A and B. E no improvement. required. चलिए, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए, ये सवाल अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल है। लेकिन समझने के बाद भी कभी कभी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को ढंग से समझते नहीं है, और क्वेश्चन को ढंग से समझते नहीं है तो देयर इज अ चांस कि हम इसको गलत कर सकते हैं। कैसे? जैसे हो सकता है जब आप पढ़ें कि आई वुड वॉच वीडियो गेम्स एज अ किड, तो ये कह रहा है कि मैं वीडियो गेम्स खेला करता था जब मैं बच्चा था, तो पास्ट हैबिट है। तो आपको पता है ये भी पास्ट हैबिट है, आपको पता है ये भी पास्ट हैबिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये यूज्ड टू लगा हुआ है, तो देयर इज अ चांस कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। लेकिन समझिए, अगर सेंटेंस आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा रहा है, तो अगर आपने कभी उसकी डायरेक्शंस पढ़ी हैं तो डायरेक्शंस कहती हैं कि अगर सेंटेंस जो है गलत लिखा हुआ है या उसमें किसी इंप्रूवमेंट की संभावना है तो इंप्रूवमेंट करो, और अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस लिखा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है तो उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड चूज कर सकते हैं। तो इस केस में हालांकि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन सवाल यह है क्या ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है
क्या ये गलत है? आंसर है नहीं। जो ओरिजिनल सेंटेंस लिखा है दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। तो जब ये सही है तो सही चीज को कैसे इंप्रूव करोगे? इसीलिए इस जाल में ना फंसकर आप क्या करोगे, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड जो है वो आप क्या करोगे, राइट आंसर दोगे। बात समझ में आ रही है? हालांकि आंसर इसका बोथ ए और बी भी राइट है, लेकिन डायरेक्शंस को अगर आप पढ़ोगे तो भाई इंप्रूवमेंट की उसे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। अब देखो थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई वुड लव वीडियो गेम्स एज अ किड। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर मैंने पूरा सेंटेंस सेम लिखा है। यहां पर जो आप सेंटेंस देख रहे हैं सेम ही सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, बस एक डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्ब जो लगा है वो वॉच लगा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो वर्ब जो लगा है वो लव लगा हुआ है। तो अगर हम अधूरा ज्ञान लेकर आए तो फिर हमें यहीं पर क्लिक करना चाहिए और नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन इसका जो आंसर है वो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वो आंसर है क्या, वो आंसर है बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी है। और इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। याद रखिए जो हमारे स्टेट वर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे स्टेट वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम वुड का प्रयोग करके पास्ट हैबिट नहीं बता सकते। वुड के साथ अगर हम स्टेट वर्ब लगा रहे हैं, कौन सा वर्ब लगा रहे हैं, स्टेट वर्ब लगा रहे हैं, तो ये पास्ट हैबिट नहीं बताता, ये कोई और ही मीनिंग देता है जो हम आगे सीखेंगे मॉडल में। तो वुड के साथ अगर आगे स्टेट वर्ब लगा है तो उसे कभी पास्ट हैबिट मत मानना, उसे इग्नोर कर देना। तो अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो आई वुड लव वीडियो गेम्स एज अ किड, ये लव लिखा हुआ है तो स्टेट वर्ब है, तो ये पास्ट हैबिट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया है। हमें क्या ढूंढना है, वो ऑप्शन ढूंढना है जो पास्ट हैबिट बताता है। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यूज्ड टू लगा हुआ है और लव लगा हुआ है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर्स हो जाएंगे। आई होप मैं सभी को क्लियर कर पाया होगा। क्लियर है तो एक बार CL जो है टाइप करके दे दीजिए। ये छोटी छोटी बारीकियां हमें पता होनी चाहिए। अगर एक नंबर ऐसा हमने जोड़ लिया जो 99.9% बच्चे जोड़ ही नहीं पाए तो हम उनसे काफी आगे हैं, हम उनसे काफी आगे हैं, कंपटीशन में आगे हैं, दौड़ में आगे हैं। क्लियर होना चाहिए आई थिंक सभी को। चलो ये हमारा यूज्ड टू के जो क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं पास्ट हैबिट से वो आएंगे, वो ये माने जाएंगे। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। देखो जब भी हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। जब भी हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक आप ये बात तो समझ गए होंगे, मान लो कोई इंसान अपने लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन मतलब क्या, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है, ठीक है, ये टाइमलाइन हो गई। तो मान लीजिए कोई इंसान जो है अपने लिए यूज्ड टू इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाहता है कि जिस किसी भी काम का जिक्र यहां पर हो रहा है वो काम पास्ट में, वो काम कब, पास्ट में एक बार नहीं होता होगा, बार बार होता होगा। एक बार नहीं होता होगा, बार बार होता होगा, लेकिन होता कब होगा, पास्ट में। होता कब होगा, पास्ट में। क्या वो काम अभी होता है, आंसर है नहीं, अभी वो काम नहीं होता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।
वो काम अभी नहीं होता। कब होता था? पास्ट में होता था। तो जैसे यूज्ड टू देखो एज अ मॉडल, दिमाग की घंटी क्लियर कहनी चाहिए कि सर ये तो पास्ट हैबिट है, ये पास्ट हैबिट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जब फिलॉसफी बनेगी तब जाके चीजें सही होंगी। अब सवाल है कि पता कैसे चलता है कोई चीज मॉडल है? तो कुछ मत करना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आपको यूज्ड टू दिखाई दे रहा है तो ये मॉडल के अलावा कुछ और नहीं होगा, 100% मॉडल होगा। 100% क्या होगा? 100% क्या होगा? मॉडल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें दूसरे कॉन्सेप्ट पर बढ़ना है। सपोज करिए अगर इस क्वेश्चन को ही लेकर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, अगर हम इसी सेंटेंस को लेकर सेंटेंस बनाएं, पास्ट हैबिट के बारे में बात करें, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो ये जो बंदा है ये कहना चाहता है कि मैं जो है रोज लाइब्रेरी जाया करता था। कब जाया करता था? पास्ट में जाया करता था। तो कैसे बोलेगा ये कहेगा आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी। आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, ये सेंटेंस बन जाएगा। इतना तो आप समझ गए, सब्जेक्ट लिखा है, बाद में यूज्ड टू लिखा है, सेंटेंस बन गया। क्या? आपका पास्ट हैबिट बता रहा है। अब देखो आपको क्या समझना है। मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं जहां पर मैं कहता हूं आई एम यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, आई एम यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी। अब मैं आपसे यहां पे आंसर मांग ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं। आप मुझे बस इतना बता दो कि यहां पर जो यूज्ड टू लिखा हुआ है, यहां पर जो यूज्ड टू लिखा हुआ है, क्या ये मॉडल हो सकता है? यस और नो? क्या ये मॉडल हो सकता है? यस और नो बताइए। यहां पर जो ये यूज्ड टू लिखा हुआ है, कैन दिस पर्टिकुलर यूज्ड टू बी अ मॉडल? हो सकता है क्या ये? आंसर है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कॉमन सेंस वाली बात है। मॉडल होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब अगर हम आई के बाद देखें तो एम दिख रहा है, यानी एम ही हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जब ये भैया हेल्पिंग वर्ब हो ही गया तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं है। अगर यहां पर एम है या यहां पर कोई और क्रिया लगी हुई है, इज लगा है, यहां ही लगा है, हिज लगा है, आर लगा है, कुछ भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब वो है। उस केस में ये जो आपका यूज्ड वर्ब है, यूज्ड टू फ्रेज है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इस मेन वर्ब में यूज्ड आपका मुख्य क्रिया है। क्या ये मुख्य क्रिया है? और ये जो टू गो लिखा हुआ है ये आपका इंफिनिटिव है। स्ट्रक्चर वैसा ही है लेकिन ये इंफिनिटिव है और ये क्या है? आपकी मुख्य क्रिया है। इसमें क्या है? इसमें ये आपका मॉडल है और गो आपकी मुख्य क्रिया है। यानी जब वो मॉडल होता है तो इसका रिश्ता यूज्ड टू के साथ होता है, लेकिन जैसे ही ये मॉडल से हटता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ये अकेला पड़ जाता है। इसके साथ जो टू था वो अपना रिश्ता अगले वर्ब के साथ बना लेता है और वो इन्फिनिटिव बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हमें क्लियर होना चाहिए। आंखें सामने अगर काम कर रही हैं तो देख के ही पता चल जाता है। डायरेक्ट बाद लिखा है मॉडल है, डायरेक्ट बाद नहीं लिखा मेन वर्ब है। क्लियर है इतना? एक बार सीएल टाइप करो सारे के सारे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम किसी से फ़ोन पे रोज़ बातें करते हो और बड़ी तुम प्यार की डींगे मारते हो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक कि तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा और पता नहीं क्या चंदा सितारे सब ले आऊँगा। हालांकि तुम 4 दिन से खुद नहाए नहीं होते हो और मम्मी अगर बराबर से दही लाने के लिए कह दें तो तुम्हारा दही वहीं पर जम जाता है खाट पर, लेकिन फिर भी तुम ऐसे वादे करते हो। अब खुदा ना खास्ता आगे तुम्हारी किस्मत ख़राब हो और तुम्हारी शादी वादी हो जाए, अब तुम असली में तो वो हो नहीं, तो तुम्हारी जो टू बी वाइफ होगी वो तुमसे क्या कहेगी? क्या कहेगी कि तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, यही तो कहेगी ना। तुम्हें पता है तुम नहीं कर सकते अभी, तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। यानी जब वो बात कह रही है तो वो बात कहाँ की कह रही है? पास्ट की कह रही है। और पास्ट की बात जो है कह रही है तो ये पास्ट हैबिट है। तुम एक दिन तो करते नहीं थे, तुम तो रोज ही करते थे।
तो तुम बात बड़ी बड़ी किया करते थे, ये किस में आएगा, यहां पर यूज टू मॉडल की तरह इस्तेमाल होगा। क्या होगा, यूज टू जो है मॉडल की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप यहां पे कुछ भी बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे यू यूज टू रैम्बल अ लॉट। रैम्बल का मतलब होता है बड़ा बड़बड़ाना, फालतू की बातें करना। ठीक है, यूज टू रैम्बल अ लॉट। ठीक है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया तुम किया करते थे। अब मान लो कि तुम एकदम सच्चे आशिक टाइप के आदमी हो, तुमने कहा कि वादा किया था तो निभाऊंगा ही निभाऊंगा, और तुम हो जाती है तुम्हारी शादी वादी और तुम्हारी बीवी कहती है जाओ चांद तारे लेकर आओ, तो तुम रोज़ निकल पड़ते हो चांद तारे लाने के लिए। तो अब तुम वो काम डेली कर रहे हो। ठीक है, जा रहे हो चांद तारे लेने के लिए जा रहे हो, हालांकि ला नहीं पा रहे, लेकिन तुम कर रहे हो, उस काम को डेली कर रहे हो। अब ये वाला जो काम है जो तुम बाद में कर रहे हो, ये पास्ट में नहीं हो रहा, ये भी वर्तमान में हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। अगर ये वर्तमान में हो रहा है और रोज हो रहा है तो ये पास्ट हैबिट तो नहीं है। अगर ये पास्ट हैबिट नहीं है तो फिर क्या है, आप खुद इमेजिन करिए कि कुछ काम हम वर्तमान में ऐसे करते हैं जो हम रोज करते हैं और इतनी बार कर लेते हैं कि हमें उनको करने की आदत पड़ जाती है या हम उस काम के आदी हो जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं कि मैं सुबह रोज 8 बजे एडिटोरियल लगाता हूं, तो मेरी आदत है रोज सुबह 5 बजे उठने की। तो मैं अगर हिंदी में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठने का आदी हो चुका हूं। मैं सुबह 5 बजे उठने का आदी हो चुका हूं। क्या मैं पास्ट हैबिट की बात कर रहा हूं? क्या मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5 बजे उठने का आदी था? नहीं, मैं कह रहा हूं मैं 5 बजे उठने का आदी हो चुका हूं, इतना उठता हूं 5 बजे। बात कहां की कर रहा हूं? वर्तमान की। ये काम मैं बार बार करता हूं। एक होता है पास्ट की हैबिट, एक होता है आदी होना। आदी होना को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्स्टम्ड टू। क्या कहते हैं? एक्स्टम्ड टू। क्या कहते हैं? एक्स्टम्ड टू। अगर हम किसी चीज के आदी हो चुके हैं तो इसका मतलब है वी आर एक्स्टम्ड टू समथिंग। तो अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि मैं तो इस चीज का आदी हो चुका हूं, मान लीजिए आप रोज कॉलेज जाते हैं। रोज कॉलेज जाने के लिए आप क्या करते हैं? आप बस में बैठते हैं, रोज आधे घंटे बस से ट्रैवल करते हैं। तो गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है। आपका दोस्त आपसे पूछता है यार तुम्हें गर्मी नहीं लगती या तुम्हें सर्दी नहीं लगती है? तो तुम कहते हो यार मैं तो रोज इतना ट्रैवल करता हूं ना कि अब तो पहले लगती थी, अब तो मैं बस में ट्रैवल करने का आदी हो चुका हूं। क्या ये पास्ट हैबिट है? नहीं, तुम वर्तमान की बातें कर रहे हो। तो आदी हो चुका हूं आएगा इस कैटेगरी में जहां पर आपका यूज क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा। जब आदी होने की बात होगी तो यूज टू बनेगा मेन वर्ब, और जब पास्ट में कोई काम होता होगा, हुआ होगा, जो गुजर चुका, जो रोज होता था, तो बनेगा ये मॉडल। तो अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं लाइब्रेरी जाया करता था, और ये कह रहा है कि मैं लाइब्रेरी जाने का आदी हो चुका हूं, रोज ही लाइब्रेरी जाता हूं, तो आदत सी पड़ गई है, रोज ही जाता रहता हूं, तो एक्स्टम्ड टू हो चुका हूं। बस हमें यह याद रखना है कि अगर आपका यूज्ड का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह किया जा रहा है, किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह किया जा रहा है, तो इसके बाद जो ये टू जो गो लिख रहा है ना, इंफिनिटिव नहीं है, प्रपोजिशन है, यहां पर आप गोइंग लिख देना। क्या लिख देना? गोइंग लिख देना, और कहना आई एम यूज्ड टू गोइंग टू द लाइब्रेरी। आई एम यूज्ड टू गोइंग टू द लाइब्रेरी। अगर हम सिंपल बेसिक लेवल पर देखें तो हमें समझना है कि डायरेक्ट बाद लिखा है तो मॉडल है, आगे मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म आती है। डायरेक्ट बाद में नहीं लिखा हुआ, पहले कुछ और लिखा है तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। तो आपको अगर देखकर पहचानना है तो आप ऐसे पहचान सकते हो, लेकिन सिर्फ देखकर पहचानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा उठा हुआ आ जाए। ठीक है, अगर उठा हुआ नहीं आया, एकदम सिंपल ऐसा ही सवाल आया तो आप ऐसे निकाल दोगे। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा द क्लर्क is used to type hundreds of pages every day. ठीक है, द क्लर्क इज यूज टू टाइप हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एवरी डे। अब अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आप एक बात समझोगे कि ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को मेरे पास इसको सही करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है
कि मैं इस इज को हेल्पिंग वर्ब मानूं, इस यूज को मेन वर्ब मानूं, और यहां पर क्या लिख दूं, टू टाइपिंग लिख दूं। क्या लिख दूं, टू टाइपिंग लिख दूं और कहूं द क्लर्क इज यूज्ड टू टाइपिंग हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एवरी डे। ये जो क्लर्क है ये तो आदी हो चुका है रोज सैकड़ों पेज टाइप करने के, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। क्लियर है। मेरे पास एक तरीका और है कि मैं इसको हटा दूं और इसे मेन वर्ब बना दूं और लिख दूं, इसको मॉडल बना दूं, द क्लर्क यूज्ड टू टाइप, द क्लर्क यूज्ड टू टाइप हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एवरी डे। द क्लर्क यूज्ड टू टाइप हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एवरी डे। जैसे ही मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो अब ये पास्ट हैबिट बन जाएगी। ये कह रहा है कि क्लर्क जो है वो सैकड़ों पेज जो है टाइप किया करता था। कब टाइप किया करता था, पास्ट में टाइप किया करता था। ये उसकी पास्ट की हैबिट है, ये उसकी क्या है, पास्ट की हैबिट है। तो दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही हो रहे हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। अब यहां पे इस सेंटेंस में कोई कॉन्टेक्स्ट तो दिया नहीं है, तो आप अगर ऐसे भी कर दोगे तो भी इसका मतलब सही है, ऐसे भी कर दोगे तो भी इसका मतलब सही है। अलग अलग मीनिंग देंगे लेकिन दोनों का मतलब लॉजिकल है, दोनों का मतलब लॉजिकल है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक चीज लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पर एक चीज लिख दूं, एंड इज highly appreciated by his employers, and is highly appreciated by his employers, and is highly appreciated by his employers। अब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि और जो है अपने एम्प्लॉयर्स द्वारा उसका बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, उसको बड़ी प्रशंसा मिलती है। प्रशंसा कब मिलती है, अभी मिलती है, इस लगा हुआ है, यानी ये जो प्रशंसा होती है ये वर्तमान में होती है। तो अगर वर्तमान में होती है तो ये पास्ट हैबिट थोड़ी ना होगा। कोई ये थोड़ी ना कह रहा होगा कि भाई 50 साल पहले कोई क्लर्क काम कर गया आज उसको अप्रिसिएशन मिलती है, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी वो बंदा अभी भी काम करता होगा, अभी भी काम करता होगा, तो ये पास्ट हैबिट नहीं है। पास्ट हैबिट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये राइट आंसर सही होगा, उस केस में ये राइट आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं क्या लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं क्या, बिफोर ही रिटायर्ड, क्या लिख दूं यहां पर, बिफोर ही रिटायर्ड, तो आप देखोगे फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हाँ है ना। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्लर्क जो है सैकड़ों पेजेस टाइप कर लिया करता था रिटायर होने से पहले। बिफोर ही रिटायर्ड का मतलब क्या है, रिटायर होने से पहले, यानी अभी वो काम करता है क्या, अभी तो नहीं करता, क्योंकि यहां पर लिखा है ये काम रिटायर होने से पहले किया करता था, यानी वर्तमान में ये काम नहीं होता। वर्तमान में ये काम नहीं होता तो ये पास्ट की हैबिट होगी। अगर ये पास्ट की हैबिट है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो एग्जामिनेशन में कॉन्टेक्स्ट भी समझ लो एक बार कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला तो देख ही लो, कॉन्टेक्स्ट भी समझ लो। अगर सिर्फ फॉर्मूले का क्वेश्चन है तो झट से निकल जाएगा। जैसे सिर्फ इतना जो सफेद में लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ये सवाल आए तो कोई भी लगाओ, क्या पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन उन्होंने ज्यादा चालाकी की, कॉन्टेक्स्ट देने लग गए आपको और इंप्रूवमेंट में दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया। तब आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब आप चूज कर पाओगे, इसके लिए ये कर पाओगे और उसके लिए ये कर पाओगे। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूंगा जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दो, सारे के सारे, एवरीबडी। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, कैमल्स यूज टू सर्वाइविंग विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, ए बी सी डी और ई, नो एरर हो गया। कैमल्स यूज टू सर्वाइविंग विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। अब अगर बच्चा सिर्फ रूल याद करके आया है तो वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा कैमल्स लिखा है, अच्छा बाद में यूज टू लिखा है, यानी ये यूज टू मॉडल है। अगर यूज टू मॉडल है तो वो क्या करेगा, इस सर्वाइविंग को सर्वाइव कर देगा और कहेगा देखो फॉर्मूला फिट हो गया, कैमल्स यूज टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, क्योंकि फॉर्मूला तो सही हो गया ना, मॉडल है तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गया। वो यही करेगा अगर उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। लेकिन मान लो एक बार को मैं इसको सही मान भी लूं, इसका मतलब क्या निकलता है, यूज टू मॉडल हो गया, पास्ट है बेटा, इसका मतलब निकलता है कैमल्स जो हैं वो जो है बिना पानी के कई दिनों तक सरवाइव कर लिया करते थे, आजकल नहीं कर पाते। आजकल हर 2 घंटे में उनको कॉकटेल मॉकटेल सब चाहिए होती है कि भैया थोड़ा काम किया, निकल गए किसी पब में पीने के लिए, फिर आया फिर काम किया। ऐसा मतलब तो नहीं दे रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सरवाइव करना बिना पानी के कैमल्स की कोई पास्ट हैबिट थोड़ी ना है, वो काम तो अभी भी कर लेते होंगे ना। ये तो उनको बनाया गया है ना फिजियोलॉजिकली वैसे कि बिना पानी के वो कई दिनों तक रह सकते हैं। तो भैया ये पास्ट हैबिट नहीं है, कैमल्स की पास्ट हैबिट नहीं है जो अब खत्म हो गई है, ये वर्तमान में भी आदी हो चुके हैं, बिना पानी के रह लेंगे ये काफी दिनों तक। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एरर जो है ना वो यहां पर नहीं है, एरर जो है आप यहां कर रहे हो ना, ये एरर नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। आपको इसको मेन वर्ब बना देना और लिख देना है क्या, कैमल्स आर यूज टू सर्वाइविंग विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। जो कैमल्स हैं वो बिना पानी के कई दिनों तक सर्वाइव करने के आदी हो चुके हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मैंने कहा टॉर्टोइस यूज टू सर्वाइव नहीं था, ये भी एग्जाम का सवाल है, लिव लिखा हुआ था, एग्जाम में आया था लिव लिखा हुआ। टॉर्टोइस यूज टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो आप देख रहे हो यूज टू लिखा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म भी लगा हुआ है, तो फॉर्मूला तो एकदम बढ़िया बनाया है इन्होंने। लेकिन फॉर्मूले से क्या होता है, मीनिंग इसका देखो कितना वाहियात है। इसका मीनिंग है कि जो टॉर्टोइस हैं वो जमीन पर और पानी में दोनों में रह लिया करते थे, यानी ये टॉर्टोइस की पास्ट हैबिट थी। आजकल कहते हैं कि भाई हम तो एंटेला में ही रहेंगे, कौन जाए पानी में रोज रोज, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अभी भी रह ही लेते हैं, पानी में भेज दो तो रह लेंगे, जमीन पे रहने को बोल दो तो वहां रह लेंगे, यस और नो, दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो यानी ये पास्ट हैबिट नहीं है, ये आप गलत लिख रहे हो इसको। तो यहां पर अगर आपको इसको सही करना है तो आप लिखोगे टॉर्टोइस, अगर एक का जिक्र कर रहे हो तो इज लिखो, यूज टू लिखो और यहां पर लिख दो लिविंग, तो जो है क्या हो जाएगा, सेंटेंस इसका सही हो जाएगा। अगर प्लूरल लिख रहे हो तो टॉर्टोइस आर यूज्ड टू लिविंग लिखोगे, टॉर्टोइस आर, टॉर्टोइस का मतलब कछुआ होता है, पता है ना, तो टॉर्टोइस आर यूज्ड टू लिविंग जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो एक बार CL टाइप कर दो। क्लियर है? चलो अब देखो समझना हमें क्या है, हमें समझना यह है कि यूज टू हमने देख लिया, हमने अभी तक 2 चीजें सीखी हैं। पहला हमने क्या सीखा है, पहला हमने सीखा है कि यूज टू का इस्तेमाल हम कर लेते हैं एज अ मॉडल कर लेते हैं, एज अ मॉडल कर लेते हैं, ठीक है। और यूज टू का इस्तेमाल हम एज अ मेन वर्ब भी कर लेते हैं। जब एज अ मॉडल करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट हैबिट, ठीक है। और जब यूज टू का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब करते हैं तो इसका मीनिंग अकस्टम्ड टू होता है। ये हमने सीख लिया अभी तक, बात समझ में आई?
कौन सा पैक कह रहा भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ। तुम इतनी देर से यूज टू पढ़ रहे हो, लेकिन तुम एक चीज मिस करते हुए आ रहे हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कहा कि यार बाबू मेरा पैक जो है वो ख़त्म हो गया है, ज़रा 10 रुपये का छोटा रिचार्ज कर दोगे? तो तुम कहते हो कि तुम मुझे इतना भी इस्तेमाल ना करो कि मैं कंगाल हो जाऊं। ठीक है, तुम मेरा इतना भी इस्तेमाल ना करो कि मैं कंगाल हो जाऊं। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो मैं कैसे बोलूँगा कि तुम मेरा इतना भी यूज़ ना करो कि मैं कंगाल हो जाऊं। या सुनो, हम भूल रहे हैं, इतनी देर से हम यूज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि सर छोटा रिचार्ज बंद हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम ये भूल रहे हैं कि यूज्ड का एक मतलब जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है क्या? वो है इस्तेमाल। मैं इस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं बोर्ड पर लिखने के लिए, यानी मैं इस पेन का यूज कर रहा हूं बोर्ड पर लिखने के लिए। इस पेन का यूज कर रहा हूं बोर्ड पर लिखने के लिए। अपनी आंखों का यूज कर रहा हूं देखने के लिए। अपनी जुबान का यूज कर रहा हूं बोलने के लिए। तो यूज का एक मतलब इस्तेमाल भी होता है, या हिंदी में बोलें थोड़ी और शुद्ध तो उपयोग भी होता है ना? याद आ गया होगा। अब इसका मतलब थोड़ी बहुत जमीन है तो बिक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब हमें क्या समझना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटेंस में यूज्ड का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे मैंने कहा इन एंशियंट पीरियड stones were used to make weapons. Sea water is used to make salt. अब जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ोगे कि एंशिएंट पीरियड में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था हथियार बनाने के लिए, और दूसरे में जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए। हाँ है ना? जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों ही सेंटेंसेस में ना तो यूज का मतलब पास्ट हैबिट है, ना ही यूज का मतलब आदि होना है। ना ही पास्ट हैबिट है, ना ही इसका मतलब आदि होना है। राइट? यहां पर यूज का मतलब है इस्तेमाल। क्या मतलब है? इस्तेमाल या उपयोग। तो याद रखें, इसको भी रट्टा मत मार लेना कि अच्छा आपने कहा था कि बाद में कोई वर्ब होगा तो ये मेन वर्ब होगा, तो यहां पे तुम मेकिंग कराओ, और यहां पर तुम देख रहे हो अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब लगा है तो ये मेन वर्ब होगा, यहां पर भी मेकिंग कराओ। यहां पर ना तो पास्ट हैबिट की बात हो रही है और ना ही यहां पर एक्स्टम्ड टू की बात हो रही है। यहां पर मतलब हो रहा है उपयोग का। जब उपयोग का मतलब होता है तो याद रखना आपको बाद में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आप यहां पर मेकिंग मत कर देना। जो लिखा हुआ है सेंटेंस में वो ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये तीन तरीके से जो है हम यूज शब्द का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप सभी को क्लियर हुआ है तो एक बार मुझे CL जो है वो टाइप करके दे दीजिए। क्लास जो है आगे बढ़ाएंगे फिर हम लोग। क्लियर है? तो चलो, ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था यूज टू का। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था किसका? यूज टू का कॉन्सेप्ट था। अब जरा समझना और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगला कॉन्सेप्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है हमारा मस्ट का, ought to का और शुड का। यहां से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास ये तीनों मॉडल्स जो हैं वो लिखे हैं। हमको क्रिकेट खेलने जाना है, जाने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है,
मस्ट, ought to और should। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को कि ये क्या होते हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इनमें से मैं एक वर्ड, एक मॉडल उठा रहा हूं और वो मॉडल है क्या, ought to। क्या मॉडल है, ought to। अब देखो मैं यहां कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, he never ought to disrespect his elders, पहला। दूसरा, he ought never to disrespect his elders। तीसरा, he ought to never disrespect his elders। ठीक है, ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं चौथा लिख रहा हूं। He never used to come on time। पांचवा, he used never to come on time। छठा, he used to never come on time। ठीक है, यहां पर मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, 6 सेंटेंसेस जो है वो लिखे हुए हैं। अब जरा इस बात को समझना, इसका आंसर क्या है उसमें हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाता हूं। देखो, अगर हमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जैसे नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इनको हम ग्रामर की भाषा में कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये किसी काम का फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कौन सा काम कितनी ज्यादा बार होता है, कौन सा काम कितनी कम बार होता है। जैसे ऑलवेज वाला काम रोजाना होता है, हाँ या ना। नेवर वाला काम कभी नहीं होता है। ऑफन वाला काम ऑलमोस्ट जो है वो रोजाना होता है, राइट। रेयरली वाला काम है लगभग ना के बराबर होता है, कभी कभार हो गया तो हो गया, राइट। वही मतलब बेयरली का होता है, वही मतलब स्कार्सली का होता है, वही मतलब हार्डली का होता है। तो जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो इन वर्ड्स को हम कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मैं कोई दूसरा मॉडल उठाता हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप बड़े आसानी से पहचान जाएंगे। मैंने कहा आई नेवर कैन ट्रस्ट यू, आई नेवर कैन ट्रस्ट यू। वही मैंने दूसरा लिखा, आई कैन नेवर ट्रस्ट यू। और फिर मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को लिखा और मैंने आपसे पूछा जरा बताइए कि आपको कौन सा सही लग रहा है। तो आप बड़े आसानी से जो है मुझे बता देंगे कि सर पढ़ने में, सुनने में जो है वो हमें सही कौन सा लग रहा है, वो ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। आई कैन नेवर ट्रस्ट यू, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एकदम सही है, जो पहला लिखा है वो गलत लिखा है। जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, अगर उसमें हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहां पर होती है, वो पोजीशन होती है मॉडल और मेन वर्ब के बीच में। कहां होती है, मॉडल और मेन वर्ब के बीच में होती है। आप कोई भी मॉडल लगाकर देखिए, आप कोई भी मॉडल यूज करके देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो जगह होगी वो मुख्य क्रिया से पहले और मॉडल के बाद में होगी। चाहे मैं कोई भी सेंटेंस यूज कर लूं,
जैसे मैंने कहा यू ऑलवेज शुड लिसन टू योर सीनियर्स। यू ऑलवेज शुड लिसन टू योर सीनियर्स। अब आपको जो मैंने सिखाया है अगर वो आप इस पर लागू करेंगे तो आप जानते हैं कि यहां पर शुड क्या है आपका, शुड आपका मॉडल है और लिसन आपका क्या है, मेन वर्ब है। तो ये जो पोजीशन है ये गलत पोजीशन हो गई। यहां पर हमें इसको कहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर सीनियर्स। यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर सीनियर्स। हम यही कॉन्सेप्ट लेकर बड़े होते हैं, यही कॉन्सेप्ट हम स्कूल में, कॉलेज में या जब भी पढ़ा हुआ कोई सेंटेंस देखते हैं तो हम ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि हम जब भी ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो हम मुख्य क्रिया से पहले लिखेंगे और मॉडल के बाद में लिखेंगे। अब अगर इसी लॉजिक को हम यहां पर लागू करें तो हम जानते हैं कि जो मैं वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं रेड से वो तो हमारे क्या है, मॉडल है, राइट। क्या है वो, हमारे मॉडल हैं। और ये वर्ड्स जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मेन वर्ब हैं। तो राइट तरीके से अगर हम देखें या सोचें तो ये सेंटेंस राइट होना चाहिए क्योंकि ought to आपका मॉडल हो गया और डिसरिस्पेक्ट आपका मेन वर्ब हो गया। और यहां पर भी आप देखेंगे तो ये यूज्ड टू आपका मॉडल हो गया, कम आपका मेन वर्ब हो गया, बीच में हो गया, ये सही होना चाहिए। याद रखें ये जो दोनों मॉडल्स हैं ought to और कौन सा, यूज्ड टू, इनको किताबी भाषा में या ग्रामर की भाषा में मॉडल्स का दर्जा मिला हुआ भी है और नहीं भी मिला हुआ। ये जो यूज्ड टू है और ये ought to है इनको ग्रामर की किताबों में सेमाई मॉडल्स बोला गया है। सेमाई मतलब आधा मॉडल्स, यानी ये मॉडल्स जैसा काम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। जितने भी बाकी मॉडल्स हैं उनके साथ ये बात लागू होती है, लेकिन सिर्फ दो मॉडल्स के साथ ये बात लागू नहीं होगी। कौन से मॉडल्स हैं वो, यूज्ड टू और ought to। उनके साथ आप मुख्य क्रिया से पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं लगा सकते। वहां पर इस केस में आप क्या करेंगे, आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कहां लगानी पड़ेगी, वो आपको लगानी पड़ेगी मॉडल से पहले। ये मॉडल है, ये लिखा है नेवर, ये रहा सही। ये मॉडल है, ये लिखा है नेवर, ये रहा सही। मतलब यूज्ड टू और ought to के केस में जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पहले आती है मॉडल के। ये याद रखना, यहां से सवाल 2 बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। हिंदी में तो सभी सही लगते हैं, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कहां पर जो है इसको लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL जो है वो मुझे टाइप करके दे दीजिए सारे के सारे। If this thing is clear to all of you, please give me a CL. हाँ जी बिल्कुल, ये गलत हो गए, ये यहां गलत है और ये यहां गलत है, रॉन्ग है। बाकी मॉडल्स में सही होगा, लेकिन ought to और used to के केस में बोथ आर रॉन्ग। यहां से सवाल आया है एग्जाम में, 2023 में आया इनफैक्ट। चलो क्लियर है। अब जरा बात करते हैं किसकी, मस्ट, ought और शुड की बात करते हैं। मस्ट, ought to और शुड की बात करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 5-6 मिनट का, इंट्रो लेके जाते हैं एक बार, या फिर कल ही करें, कितना टाइम है, 4 मिनट रहते हैं। चलो कल ही करेंगे, फिर तुम आधे बच्चे भूल जाओगे कल क्या करवाया था मस्ट, ought to, शुड में। तो कल का दिन जो है कल ही शुरू करेंगे मस्ट, ought to और शुड, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे कैन, मे, माइट और कुड। क्लियर है। तो पावर पैक्ड रहेगा कल का सेशन। मैं दोबारा से कहूंगा, जो आपका यूट्यूब के क्लासेस हैं उसको भी आप पेड कोर्स का ही पार्ट मानिए, डेली लगाइएगा रेगुलरली। तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको एग्जामिनेशन के पार जो है वो लेकर जाएगा। इसका भी असाइनमेंट जो है मैं आपको डाल दूंगा। आपके पास जो डाउट सेशन है उसका मैसेज या तो आपके पास आज ही आ जाएगा, आज नहीं तो कल तो पक्का आ ही जाएगा। क्लियर है। मैं दोबारा बता दूं, डाउट सेशंस मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे असिस्टेंट जो है वो लगाएंगे। तो आप जो है आपके जो भी डाउट्स हैं असाइनमेंट में से पहले वो पूछिएगा और फिर उसके बाद आप जो है पर्सनल डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।